हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर। माय नेम इज शहान मलिक, आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी मेंटर। मैं आपको एडवांस लेवल तक की फूड माइक्रोबायोलॉजी एकदम स्क्रैच से कवर करा रहा हूं इस सीरीज में, ताकि आप अपना बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर एस कर सको। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा फूड माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो फूड माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होती है या फिर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है आपके फूड के अंदर, वो दो फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। एक होता है ऐसे फैक्टर्स जो आपके खुद के फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स फॉर एग्जांपल आपके पीएच हो गए, आपके वाटर एक्टिविटी हो गई। वाटर एक्टिविटी के साथ साथ आपके फूड के अंदर कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे को कलेक्टिवली हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। वेयर एज ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली आपके रिलेटेड नहीं है फूड से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, और एग्जाम में इन दो टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस 100% आप श्योरिटी के साथ 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स आपके कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रिंसिक का मतलब फूड के ओन पैरामीटर्स। ठीक है, फूड के खुद के पैरामीटर्स या फिर खुद के कंपोनेंट्स आप कह सकते हो इन चीज को। ठीक है, फूड के खुद के कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फूड की वाटर एक्टिविटी कितनी है। अब वाटर एक्टिविटी क्या होती है तो ये हमने प्रीवियस क्लास में भी कवर किया था, आज हम और डिटेल में आगे कवर कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका पीएच। उसके बाद आपके फूड के खुद के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी माइक्रोब्स को क्या करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है माइक्रोब्स उनको कंज्यूम करके अपने ग्रोथ को फूड के अंदर प्रोग्रेस करता है। मल्टीप्लिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वहां पे देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसे आप रेडॉक्स पोटेंशियल भी कह सकते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आपके फूड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप टर्मरिक यूज करते हो आपके फूड के अंदर, तो उस टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन नामक एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज या ग्राम नेगेटिव, वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये खुद फूड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सटेंस है, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। फूड के खुद के ही कंपोनेंट्स क्या करते हैं, या तो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट हुआ फूड के अंदर नेचुरली, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। वेरएज अगर एब्सेंट हुआ तो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को फिर वो प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आप देखोगे कि स्टोरेज टेम्परेचर आता है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आता है जिसे हम RH ह्यूमिडिटी भी RH कह सकते हो आप, या फिर ERH भी कह सकते हो, ERH जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज योर गैसेज इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपके CO2 हो गए, CO2 के साथ साथ आपका नाइट्रोजन हो गया, तो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी कभी कभी क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है या किसी किसी माइक्रोब्स को इनहिबिट भी करता है। जो एनेरोब्स होते हैं वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं होंगे, तो वाइस वर्सा इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इनके अलावा जो आपके इंट्रिंसिक या फिर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, इनके अलावा आपका जो प्रोसेसिंग है, जब आप आपके फूड को बना रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स का यूज करके फूड की जब एंड प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर भी या तो माइक्रोबियल इनहिबिशन होगा या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब ग्रो करने लगते हैं वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेरलाइजेशन की बात करूं या फिर पास्चराइजेशन की बात करूं, तो पास्चराइजेशन में क्या होगा, वो एक प्रोसेसिंग स्टेप है। उस केस में हम माइक्रोब्स को हाई हीट पे, हमारा जो फूड होता है उसको हम हाई हीट पे ट्रीट करते हैं, तो माइक्रोब की वहां पे डेथ हो जाती है। बट वेरएज आपने कुछ ऐसे होमोजिनाइजेशन किया, ठीक है, अब उस होमोजिनाइजेशन के बाद आपने पास्चराइजेशन नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, जनरली जो पास्चराइजेशन होता है वो होमोजिनाइजेशन से पहले ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में जब आप होमोजिनाइजेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो को आपकी मशीन से अगर आपका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है या फिर वहाँ पे आपका जो आपने हैसेप फॉलो किया था वो प्रॉपर नहीं था, तो उसके चलते होमोजिनाइजेशन के बाद उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक
माइक्रोब अगर आ गया तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जो आपका प्रोसेसिंग फैक्टर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोब के ग्रोथ में आपके फूड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाटर एक्टिविटी। अब ये जो वाटर एक्टिविटी है ये आपको पता है कि वाटर एक्टिविटी को हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर द माइक्रोब्स फॉर देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, अगर आपके फूड के अंदर उतने वाटर अवेलेबल हैं तो आपका फूड कंटामिनेट हो सकता है माइक्रोब्स से, ठीक है। क्योंकि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करने के लिए आपके माइक्रोब्स को क्या चाहिए, सबसे मेन रिक्वायरमेंट वाटर है। अब वाटर अगर आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है तो माइक्रोब उसको कंज्यूम करेगा, अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा और फिर अपनी जनरेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि वाटर एक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वाटर एक्टिविटी को आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ फ्री वाटर। यहाँ पे देख रहे हो नाम, एक चीज़ ध्यान रखना, फ्री वाटर, जिसे हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। इसे ही आप वाटर एक्टिविटी के नाम से जानते हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AW से। वाटर एक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, AW से। इस तरीके से आप वाटर एक्टिविटी को क्या करते हो, डिनोट करते हो। अब ये जो आपका वाटर एक्टिविटी है इसको आप सिंपल टर्म्स में ध्यान में रखना कि इतना अमाउंट आपके फूड के अंदर प्रेजेंट हो जो कि माइक्रोब्स कंज्यूम कर सके और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, तो वो हो जाएगा आपका वाटर एक्टिविटी उस एक पर्टिकुलर फूड का, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर फूड की वाटर एक्टिविटी वो कहलाएगी कि माइक्रोब्स के लिए कितना वाटर अवेलेबल है। तो इन वन वर्ड आप इस चीज को ध्यान में रखना, दैट द अवेलेबल वाटर इज योर वाटर एक्टिविटी। अब ये मैं अवेलेबल वाटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अवेलेबल वाटर आप इस चीज से समझो, जरूरी नहीं है कि आपके फूड के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट हो वो अवेलेबल फॉर्म में ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रीज ड्राइंग करते हो तो आपके वाटर्स आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब वो जो आइस क्रिस्टल्स है वो क्या हो जाएंगे, बाउंड वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, एक सॉलिड वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। या फिर आपने अगर पिकलिंग करते हो तो उस या फिर अचार बनाते हो, जैम बनाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके फूड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है आपने एडिशनल सॉल्यूट्स उसके अंदर डाल दिया, तो अब वो सॉल्यूट्स को, वो जो सॉल्यूट्स आपने डाला है वो आपके वाटर को बाउंड कर लेते हैं, आपके वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ऐसे वाटर्स जो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो वैसे वाटर्स बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं कर पाते। बैक्टीरिया के लिए वो वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस वाटर को हम कहते हैं बाउंड वाटर। उस वाटर को हम क्या कहते हैं, बाउंड वाटर। वेयर एज ऐसे वाटर्स जो बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल है, जिसका यूज बैक्टीरिया अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में कर सकता है, वैसे वाटर को हम कहते हैं फ्री वाटर, ठीक है। सो दिस फ्री वाटर इज अवेलेबल, फ्री फॉर्म वाटर इज अवेलेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आप इस चीज से इसका ध्यान रख सकते हो कि यही जो वो वाटर है जो आपके वाटर एक्टिविटी को डिफाइन करता है, दैट द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर और द अवेलेबल वाटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इज योर वाटर एक्टिविटी। अब ये जो बाउंड वाटर है ये सॉल्यूट्स के साथ बाउंड हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी बाउंड विद सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स के साथ साथ आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो सकता है, आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये हो सकता है। तो ये वाटर्स बैक्टीरिया इजीली कंज्यूम नहीं कर सकता। तो बाउंड वाटर आपके फूड के वाटर एक्टिविटी को डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, आपका फ्री वाटर, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब देखो ये जो वाटर एक्टिविटी है ये फूड टू फूड डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जो आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनकी जो वाटर एक्टिविटी होती है वो जनरली 0.90 टू 0.98 तक की होती है, ठीक है। मतलब जो आपके फ्रेश फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है। आप देखोगे कि जब आप फ्रेशली फ्रूट मार्केट से लेके आते हो या पेड़ से आप तोड़ते हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर फ्री वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसको बैक्टीरिया क्या करता है, कंज्यूम करता है और वो आपके फूड प्रोडक्ट को क्या करता है, डेटोरिएट करता है। नेक्स्ट इज़ योर पोल्ट्री एंड फ्रेश फिश वगैरह या फिर फ्रेश मीट वगैरह, तो इनकी भी वाटर एक्टिविटी लगभग
0.95 से 0.98 तक की होती है, ठीक है। फ्रेश मीट की वाटर एक्टिविटी 0.94 से लेके आप कह सकते हो कि 0.97 तक की इनकी वाटर एक्टिविटी होती है। यानी ये ऐसे फूड्स हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। आप इनको किस कैटेगरी में डाल सकते हो? आप इनको पेरिशेबल के कैटेगरी में डाल सकते हो। पेरिशेबल पता है ना कि ऐसे फूड्स जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक होता है सेमी पेरिशेबल, यानी ऐसे फूड्स जो बहुत कम ख़राब हों, ठीक है। अब जैसे जैम वगैरह आपका हो गया तो ये सेमी पेरिशेबल में आता है। वेरेज आपके वीट हो गए या फिर आपके सीरियल्स वगैरह हो गए तो ये सब क्या होते हैं, बहुत देर तक ख़राब होते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये चल सकते हैं। तो ऐसे फूड्स की वाटर एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो फूड की मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर एक्टिविटी जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा शेल्फ लाइफ आपके फूड की होगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि लोअर दी वाटर एक्टिविटी हायर विल बी द शेल्फ लाइफ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सीरियल। तो सीरियल की जो जनरली वाटर एक्टिविटी होती है वो जनरली आप 0.10 से 0.20 तक देख पाओगे, या फिर और भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है 0.10 नहीं 0.20 से लेके 0.25 तक सीरियल्स की वाटर एक्टिविटी जाती है। वेरस जो आपके शुगर्स होते हैं उन शुगर्स की वाटर एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0.10 तक होती है। इस वजह से आप देखोगे कि जो शुगर्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, टिक सकते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इजीली वो ख़राब नहीं होते हैं। जैम वगैरह के अंदर भी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है, शुगर का जो कंटेंट होता है जैम्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी भी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 6 तक होती है। 6 नहीं, ज़्यादा हो गया, 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया इसका, ठीक है। 0.20 से लेके 0.25 तक इसकी होती है। और जैम्स वगैरह की आप कह सकते हो कि 0.10 से लेके 0.10 से लेके 0.20 तक इसकी भी जाती है। और जो आपके शुगर्स होते हैं उसकी वाटर एक्टिविटी बहुत कम 0.10 तक भी जाती है। अब आप यहाँ से देख रहे होगे कि कोई भी ऐसा फूड नहीं है, मतलब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी ऑफ फूड ले लिया, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, ठीक है, सीरियल्स, जो आपके प्रोसेस फूड होते हैं वो भी हमने ले लिया। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वाटर एक्टिविटी किसी की भी 0 नहीं है और किसी की भी 1 नहीं है, ठीक है, या 1 से ज़्यादा नहीं है किसी की भी। क्योंकि जो आपका वाटर एक्टिविटी होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि वाटर एक्टिविटी जो आपका होता है, यानी जो आपका AW है, वाटर एक्टिविटी, वो कभी भी 1 नॉट मोर देन 1 एंड लेस देन 0। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि वाटर एक्टिविटी किसी भी फूड की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई कि वाटर एक्टिविटी किसी भी फूड की 1 से ज़्यादा नहीं होती है। नेचुरली अभी तक ऐसा कोई भी फूड नहीं देखा गया कि 1 से ज़्यादा हो और 0 से कम हो, क्योंकि आप कंप्लीट अब ये जो वाटर एक्टिविटी है, इस वाटर एक्टिविटी को आप रिड्यूस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम जब ड्राइंग करते हैं किसी भी फूड की तो उसमें हम वाटर एक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं। सन ड्राइंग से हम वाटर को क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, या फिर हीटिंग वगैरह के थ्रू हम वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वाटर एक्टिविटी अब फॉर एग्जाम्पल 90 थी तो वो 70 पे आ जाएगी, और आप उसको ड्राई करोगे तो 60, 50, 40, बट 0 से नीचे वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखना। देखो, वाटर एक्टिविटी के बेस पे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। इसको आप, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी आपको ये सारे चीज़ें मैंने बता के रखी थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेलो टॉलरेंट हो सकते हैं, ऑस्मो टॉलरेंट हो सकते हैं, ऑस्मो टॉलरेंट के साथ साथ एरो टॉलरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। ऐसे बैक्टीरियाज जो बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज विच कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे हेलोफाइल नहीं लिखा है, हेलो टॉलरेंट लिखा है।
इन दो वर्ड्स का मतलब आप समझना कि हेलो टॉलरेंट एंड हेलो फाइल्स में क्या अंतर होता है। टॉलरेंट वैसे होते हैं जिनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल उसको हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी वो उसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। वेरएज जो हेलोफाइल्स होते हैं, उन हेलोफाइल्स का ये मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरियाज जिनको हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, तो वैसे बैक्टीरियाज को हम हेलोफाइल्स कहते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप ध्यान में रखना कि हेलो टॉलरेंट एंड हेलोफाइल्स में क्या फ़र्क होता है। अब ये ऑस्मो से क्या आप क्या समझ सकते हो ऑस्मो से? तो ऑस्मो का मतलब होता है शुगर। कहीं पे भी ये वर्ड आपको दिखे ऑस्मो तो आप समझ जाना कि वहाँ पे रिलेशन शुगर के साथ है, और हेलो दिखे बैक्टीरियाज में तो समझ जाना कि उनका जो रिलेशन है वो सॉल्ट के साथ है, ठीक है। तो ऑस्मो यानी बैक्टीरियाज विच कैन सर्वाइव in high sugar concentration, तो वैसे बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो टॉलरेंट कहते हैं। वेराज ऐसे बैक्टीरियाज जो कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सके तो उन्हें हम कहते हैं एरो टॉलरेंट, ठीक है। एरो टॉलरेंट यानी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो जाए, ठीक है। तो लेस O2 कॉन्सेंट्रेशन अगर है आपके फूड में, यानी कोई भी फूड आपका हो गया, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो भी बैक्टीरियाज वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, उसे हम कहते हैं एरो टॉलरेंट, ठीक है। यानी जनरली आपके जो फैकल्टेटिव एनारोब्स आते हैं या फिर आपके जो माइक्रो एरोफाइल्स आते हैं या फिर आपके जो बैक्टीरियाज ऐसे हो गए जैसे एरोबिक बैक्टीरियाज, तो अगर एकदम हाई भी हुआ तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, लो हुआ तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं एरो टॉलरेंट बैक्टीरियाज। तो लेस O2 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आप कह सकते हो। चलिए देखो, ये जो बैक्टीरियाज यहाँ पे मैंने लिखे हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, सब चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में या किसी दूसरे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जनरली वाटर एक्टिविटी ना बैसिलस सीरियस की कितनी होती है देखो यहाँ पे, तो बैसिलस सीरियस की वाटर एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0.92 से 95 तक होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, इसकी जो वाटर एक्टिविटी होती है वो भी ऑलमोस्ट 90 से 98 तक की होती है। देख लो 99 भी जा सकता है बट 1 नहीं जाएगा। देयर आर नो फूड विच हैव 1 और मोर देन 1 वाटर एक्टिविटी और लेस देन 0 वाटर एक्टिविटी। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के वाटर एक्टिविटी को ध्यान में रखना। एस्चेरिशिया कोलाई, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो आपके फूड को इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई, ठीक है। अब वो ई कोलाई O157H7 अगर हुआ तो वो आपके लिए बहुत डेडली हो जाता है, ठीक है। ये जो ई कोलाई की एक सब स्पीशीज आती है, ई कोलाई O175H7, ये एक सब स्पीशीज है आपके ई कोलाई की। ये जनरली आपके फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फूड पॉइजनिंग हो गया आपका या फिर फूड इन्फेक्शन हो गया, नॉट पॉइजनिंग, ये फूड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है O157H7, ठीक है। और ये बहुत डेडली होता है, इस वजह से आपके फूड के अंदर ई कोलाई की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए। अब देखो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये हम आगे कवर करेंगे बैक्टीरियाज वगैरह जब हम फूड इन्फेक्शंस वाला टॉपिक कवर करेंगे। अभी आप ध्यान में रखो वाटर एक्टिविटी कितनी होती है। तो ई कोलाई की वाटर एक्टिविटी ऑलमोस्ट 94 से 97 तक की होती है। वेरेस जो आपके स्यूडोमोनास एरोजिनोसा होते हैं इसकी वाटर एक्टिविटी 96 से 98 तक की होती है। और साल्मोनेला, टाइफी, पैराटाइफी ए, टाइफी बी, सब सारे के सारे साल्मोनेला स्पीशीज ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहते हैं, 93 से 98 तक, ठीक है। साल्मोनेला की जितने स्पीशीज हैं, साल्मोनेला ए, साल्मोनेला बी, साल्मोनेला टाइफी ए, बी, पैराटाइफी, सबके वाटर एक्टिविटीज 93 से 98 तक इसी रेंज में रहते हैं। नेक्स्ट इज योर एस्परजिलस नाइजर, ये आपका क्या है, एक मोल्ड है एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर, इसकी वाटर एक्टिविटी देखो कम है, 0.80 से लेके यहाँ पे 84 मत करो, 0.80 से लेके 0.84 तक की इसकी वाटर एक्टिविटी होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये सारे आपके ऊपर क्या थे, बैक्टीरियाज थे। ये आपके कौन थे, ये आपके बैक्टीरियाज थे, ये आपका मोल्ड है और ये आपका ईस्ट है। तो आप देखोगे कि जनरली इस स्टेटमेंट को भी आप लिख लो
कि जनरली जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर मोल्ड एंड ईस्ट, ठीक है। मोल्ड और ईस्ट से वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है आपके बैक्टीरियाज की। ये एग्जाम वाले लाइंस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान में रखना, कहीं लिख लो चाहिए तो इंपॉर्टेंट करके लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार मार्क कर लो दैट जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैव हाई AW एज कंपेयर्ड टू, इस चीज़ को लिख लो एकदम कॉपी में, आप एग्जाम में इस स्टेटमेंट को देखोगे ही देखोगे, ठीक है। एज कंपेयर्ड टू मोल्ड एंड ईस्ट, जनरली जो ईस्ट होती है उसकी वाटर एक्टिविटी मोल्ड से भी जो मोल्ड होते हैं उनकी वाटर एक्टिविटी ईस्ट से भी कम होती है। ईस्ट में आप देखोगे कि 90 से लेके 94 तक है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, बट ये जो आपका मोल्ड है, मोल्ड उसकी जो वाटर एक्टिविटी है 80 से लेके 84 तक है, यानी ईस्ट कम वाटर अगर आपके फूड के अंदर वाटर का लेवल कम भी हुआ तब भी ग्रो कर जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से जो आपके ब्रेड वगैरह देखो उसकी वाटर एक्टिविटी कम होती है तो उसके ऊपर मोल्ड अटैक भी होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर तो होते ही हैं, बट जो आपके ब्रेड वगैरह हैं, आपके सीरियल्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि फंगल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर एक्टिविटी कम है तो इनको कम ही वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। इनको कम वाटर के अंदर भी ये मोल्ड एंड ईस्ट आपके सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख के रखी है आपके लिए, ये स्लाइड का सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से कहीं अच्छे से लिख लो इस चीज़ को। एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट लाइन, यानी एग्जामिनर्स क्वेश्चंस कहाँ से आपके इस वाटर एक्टिविटी से उठा सकता है। तो ये देखो, बैक्टीरिया रिक्वायर हाई वाटर एक्टिविटी एज कंपेयर टू फंगाई फॉर ग्रोथ। जो आपके फंगस होते हैं उनसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटी चाहिए आपके बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, यानी अगर कम वाटर एक्टिविटी हुई तो फंगल ग्रोथ हो सकता है, भले से बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो बट फंगल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एग्जामिनर और डीप जाए क्या कि नहीं मुझे पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करना है, तो ये लाइन वो उठा सकता है यहाँ से, दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू लो वाटर एक्टिविटी देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वाटर एक्टिविटी से। इनके पीछे का रीज़न आपको भी पता है कि जो आपके पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल के आसपास एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, ठीक है, और सर्वाइवल मैकेनिज्म उनके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं दे लैक, इनके पास एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर नहीं होती है और ये हाई ऑस्मोटिक इम्बैलेंस को भी क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स हायर AW अबव 0.950, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा, यानी अगर वाटर एक्टिविटी ज़रा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वेरेज आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़रूर सर्वाइव कर लेंगे। अगर 0.95 से कम वाटर एक्टिविटी हुई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, पहले उनका ग्रोथ ही नहीं होगा वहाँ पे। वेरेज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है अगर इससे नीचे भी आते हैं, अब 0.90 तक भी आ जाओगे तो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, उसकी ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाली लाइन भी ध्यान रखना, दैट वाटर एक्टिविटी कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड मोर देन 1। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, तो ये सारे लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस लाइन को रट लेना आप, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, नेक्स्ट जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है वो आपका पीएच। पीएच आपको पता है, अगर कम पीएच होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, ज़्यादा पीएच हुआ, ठीक है, अगर न्यूट्रल पीएच हुआ तो बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, वेरेज कम पीएच हुआ तो बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वेरेज ऐसे बैक्टीरियाज जो हाई एसिडिटी को सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फंगस वगैरह हो गए, वो हाई, ये आपके बैक्टीरियाज नहीं है बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो फंगस ईस्ट मोल्ड आते हैं ये कम अगर आपकी पीएच आपका कम भी हुआ तो भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। देखो मोल्ड एंड ईस्ट ग्रो एट लोअर पीएच, इनकी पीएच रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया।
उसमें भी जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू लो पीएच, यानी पीएच इम्बैलेंस हुआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। रीजन बीइंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और ये जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, वेरेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड जो उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है हाई ऑस्मोटिक इम्बैलेंस और हाई पीएच इम्बैलेंस को सर्वाइव करने का, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, अब ध्यान रखना उनकी पीएच रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जनरली मोल्ड्स की पीएच रिक्वायरमेंट 1.5 टू 9.0, यानी न्यूट्रल पीएच से 2 ज़्यादा, और देखो एसिडिक पीएच में 1.5 तक पीएच ये क्या करते हैं, मोल्ड्स सर्वाइव कर जाते हैं, इनकी ग्रोथ हो जाती है। ईस्ट के अंदर 2 और 8.5 तक के रेंज के अंदर ईस्ट ग्रो करते हैं, वेरेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली 4 और 8.5 तक के पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ वहाँ पे होती है, वेरेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 4.5 टू 9 तक की उनकी पीएच होती है। अब देखो इन टर्म्स को भी ध्यान में रखना, टर्म्स आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स का मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरियाज जो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो कर सकते हैं, तो इनकी पीएच ऑलमोस्ट 5 से लेके 8 तक होती है। वेराज एसिडोफाइल्स, एसिडो यानी एसिडिक मीडियम, फाइल्स यानी लविंग, तो ये नाम से ही पता चल गया एसिडोफाइल्स का मतलब बिलो 5.5 तक की पीएच होगी। और अल्कली फाइल्स मतलब क्या होगा, ऐसे बैक्टीरियाज जो अल्कलाइन पीएच में ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज आपके जो इनकी पीएच होगी 8.5 से ज़्यादा होगी। वेराज एसिडिक बैक्टीरियाज जो जिनको एसिडिटी मतलब बैक्टीरियाज की जो रिक्वायरमेंट है पीएच की वो 5.5 से नीचे होगी, और जो आपके न्यूट्रोफाइल्स होंगे वो 5 और 8 के बीच में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, और नोटबुक में, कॉपी में, जहाँ भी आप लिख रहे हो प्लीज़ इस चीज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना, क्योंकि पीएच के ऊपर से प्रीवियस एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपका तमिलनाडु फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे आपका झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, हर एक जगह से पूछा गया है, जिसके लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। आप इस टेबल का ध्यान रखना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें सब नहीं पढ़ना है। हम कितना पढ़ेंगे सीरीज में, हम क्या कवर करें, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो PYQs में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखो बैसिलस सटलिस मोस्ट कॉमन, कितनी पीएच रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कम से कम 4 होनी चाहिए। ऑप्टिमम यानी ये बेस्ट ग्रो कितने पीएच पे करेगा, तो 5.4 से 6.3 तक। वेरेज मैक्सिमम पीएच कितनी होनी चाहिए, तो 9.4 से 10 तक की इसकी पीएच होनी चाहिए। आई होप आपको मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम का मतलब पता है। मिनिमम का मतलब कम से कम उतना पीएच तो होना ही चाहिए, तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो ऑप्टिमम पीएच पे होगी। वेरेज अगर बैक्टीरिया यानी ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, फंगस हो, मोल्ड हो, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा अगर उनकी पीएच होगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जनरली ये देखो ये वही सारे बैक्टीरियाज हैं जो आपके फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इस वजह से यहाँ से एग्जामिनर्स आपके ये सारे बैक्टीरियाज उठाता है। इनकी मिनिमम पीएच रिक्वायरमेंट कितनी है, 4.8 से 5.0 तक। ऑप्टिमम बेस्ट ये कहाँ ग्रो करेंगे, 6 से लेके 8 तक का पीएच होना चाहिए। वेरेज अगर पीएच लिमिट 8.5 से 8.8 से ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज और एस्चेरिशिया कोलाई, मोस्ट कॉमन फूड पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपका होता है 4.3 से 4.4 तक। ऑप्टिमम कितना है, 6 to 8, और मैक्सिमम कितना है, 9 से 10 तक की इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोबैसिलस, जिन्हें हम लैब बैक्टीरियाज भी कहते हैं, जनरली ये आप देखोगे कि आपके प्रोबायोटिक्स, दही, कर्ड वगैरह के कर्डलिंग में बैक्टीरिया काम आता है, बट इसकी जो एसिडिक रिक्वायरमेंट है, मतलब पीएच रिक्वायरमेंट है, वो देखो 3 से 4 तक की मिनिमम होनी चाहिए। और ऑप्टिमम ये ग्रो कितने पे कर सकते हैं, तो एसिडिक पीएच में ही ग्रो करते हैं 5.5 से 6 तक। वेरेज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 7.2 से 8 तक इनकी मैक्सिमम पीएच जानी चाहिए। उससे ऊपर गई तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर एस ऑरियस, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, 4 से 4.7, 6 से 7.7 तक की इसकी मिनिमम ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए। 9.5 से 9.8 तक की इनकी मैक्सिमम पीएच होती है। नेक्स्ट इज योर साल्मोनेला टाइफी एंड सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। देखो यहाँ पे 4 से 4.5, 6.5 से 7.2 एंड 8 से लेके 9 तक की इनकी मैक्सिमम पीएच होती है आपके साल्मोनेला
टाइफी की। नेक्स्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका क्या है, ईस्ट है। एस्परजिलस नाइजर पेनिसिलियम, ये सब आपके फंगस में आते हैं, ये सारे के सारे आपके फंगस है। अब आप इस फंगस में देखोगे और ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, बैक्टीरियाज हैं, तो इनके अंदर पीएच रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया की जो पीएच रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब ऑप्टिमम पे एज कंपेयर्ड टू आपके जो फंगस होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी वो क्या करेंगे, लो पीएच को सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो ईस्ट और मोल्ड्स हैं वो लो पीएच को भी सर्वाइव कर जाते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया के केस में देखो 2 pH होगा, यानी इतना हाईली एसिडिक अगर pH हुआ तो भी ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया वो सर्वाइव कर जाएगा। और हायर pH, मैक्सिमम pH लिमिट तो इसकी कोई है ही नहीं, ठीक है। जनरली जो ये आपके फंगस होते हैं ना, इनकी चाहे वाटर एक्टिविटी हो, चाहे इनका पीएच हो, चाहे इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये ना इस तरीके से इनका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं कि ज़रा सा भी इम्बैलेंस हुआ उनके अंदर वो एक मैकेनिज्म आ जाता है जिससे वो इस इम्बैलेंस को भी क्या कर जाएं, सर्वाइव कर जाएं। तो इस वजह से ये लो पीएच में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एस्परजिलस नाइजर देखो 1.2, इतना लो पीएच इसको चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट मतलब इतने लो पीएच पे भी ये ग्रो कर सकता है। पेनिसिलियम 1.9, इनकी ऑप्टिमम पीएच, लेकिन देखो एसिडिक अभी भी है, ऑप्टिमम पीएच भी इनकी एसिडिक है 4.4 से लेके 5 तक। एस्परजिलस नाइजर की 3 से लेके 6 तक, पेनिसिलियम की 4.5 से 6.7, यानी इनको एसिडिक पीएच ही चाहिए इनके ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम ग्रोथ इनकी कब होगी, जब पीएच एसिडिक होगा। वेरेस बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ आप देखो टूवर्ड्स इनकी जो है वो न्यूट्रल तक की इनकी जो पीएच है वो जा रही है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा अल्कली। ये किस में ग्रो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2 आप देख लो, 7 आपका न्यूट्रल पीएच होता है, 7 से 2 कम और 7 से 2 ज़्यादा, 5 to 9 के बीच में इनकी ग्रोथ ऑप्टिमम होती है। वेरेज जो आपके फंगस है उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ कहाँ होती है, एसिडिक पीएच में होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो नॉट बैक्टीरियाज, ठीक है, बार बार बैक्टीरिया निकल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझना। तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पीएच के बेस पे हाईली एसिडिक फूड, यानी जो आपका फूड है, ठीक है, नॉट बैक्टीरिया नॉट फंगस, ये सारी चीज़ नहीं, हम पहले अब फूड को क्लासिफाई कर लेते हैं। पीएच के बेस पे तो हमने देख ही लिया था कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड अल्कलीफाइल्स हो सकते हैं। अब जो आपका फूड है वो पीएच के बेस पे हाईली एसिडिक फूड, मीडियम एसिडिक एंड लो एसिडिक, ये 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब आप देखोगे कि जो हाईली एसिडिक फूड है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगी, वेरेस जो लो एसिडिक फूड है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे देखो जो आपके हाईली एसिडिक फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके सावर क्रॉट, ये सावर क्रॉट देखो ये एग्जाम में पूछा गया है, सावर क्रॉट ये किससे बनता है, ये कैबेज से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, कैबेज से बनता है, और ये एक फर्मेंटेड फूड है। क्या है, एक फर्मेंटेड फूड है, ठीक है। तो इनकी पीएच ऑलमोस्ट 3.7 से कम ही होती है, तो इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं। एसिडिक पीएच में जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट 3.7 से 4.6 तक होता है। आपके टमाटोज और पाइनएप्पल्स ये उस कैटेगरी के फूड में आते हैं, एसिडिक फूड में आते हैं। मीडियम एसिडिक फूड में कौन आते हैं, आपके एस्पैरागस, स्पिनच, पम्पकिन सीड्स, और इनकी जो पीएच होती है वो 4.6 से लेके 5.3 तक के रेंज में होती है। वेरेस जो आपके लो एसिडिक फूड हैं वो लो एसिडिक फूड में आपके पियर्स, कॉर्न्स, बीन्स एंड मीट वगैरह आते हैं। अब आप देखोगे कि जो लो पीएच यानी ऐसे फूड जिनका पीएच बहुत कम है वो ससेप्टेबल होंगे, यानी वो ज़्यादा प्रोन होंगे माइक्रोबियल ग्रोथ में। अब देखोगे कि आप रॉ मीट लेके आओ वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, पीस वगैरह, बीन्स वगैरह बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका पीएच बहुत कम है, उनकी ऐसे पीएच ज़्यादा है, नॉट कम, पीएच बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो एसिडिटी है वो एज़ कम्पेयर टू दीज फूड्स वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस वहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं। तो लो एसिड फूड में बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा,
और हाई एसिडिक फूड में बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे कम होगा। वेयर एज ये जो सारे आपके फूड्स होते हैं हाईली एसिडिक, वो ज़्यादा प्रोन किसके होते हैं, तो उसमें आपको ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि अभी हमने देखो यहाँ पे देखा था कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, मोल्ड और ईस्ट की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की, वो कम, अगर इतना पीएच भी हुआ 1.2 से 2.4 या 1.9 पीएच भी होता है तो भी इसकी ग्रोथ होती है। तो ऐसे फूड्स, अब आप यहाँ पे देखो इनकी रेंज कितनी होगी, 3.7 से कम होती है। अब बेरीज और सावरक्रॉट जो हैं इसमें फंगल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। जनरली आप देखोगे कि जो आपके पिकल्स वगैरह हैं, जो आपके फर्मेंटेड फूड्स हैं, उसमें फंगस ज़्यादा लगते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें कम होती है। रीज़न बीइंग एसिडिटी उनकी हाईली एसिडिक है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी एसिडिटी है, बहुत हाई एसिडिक फूड होते हैं, तो उस वजह से उसमें बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर पाते बट आपके फंगस ज़रूर ग्रो हो जाते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट ले इसका पहले तुम सब, और ये नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, आपके बहुत काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स, रनी नोट्स भी आप लेते चलो, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और आपके लिए ये सारे जो पॉइंटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं ई और एच से, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं, जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इनको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट्स में, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। एक सिंपल तरीके से समझो, आपका ये एक फूड है, उस फूड के अंदर सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड है आपकी, ठीक है। आपका जो फूड है उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है एंड आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है, इन पॉलीसैकेराइड के अंदर फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसने लूज किया और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। वेरएज जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए वो क्या हुआ, रेड्यूस हुआ। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यानी आपका जो खुद का फूड है उसके अंदर कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं कि कुछ जो, फॉर एग्जांपल मेरा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। आपका जो प्रोटीन है वो रेड्यूस हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको भी पता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो आपके मिली वोल्ट्स यहाँ पे लिखा है वो इसी की वजह से लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जो इसकी मेजरमेंट होती है, जब ये ट्रांसफर होते हैं तो हम उसको मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसी के वजह से आपके बैक्टीरिया को एनर्जी सोर्स मिलता है। बैक्टीरिया को जनरली एनर्जी चाहिए, कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ वर्क करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक फूड कंपोनेंट से दूसरे फूड कंपोनेंट पे होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरियाज है उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और फिर वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यानी एक फूड रिड्यूस होगा, एक फूड ऑक्सीडाइज होगा, और इसको मिला के आप कह सकते हो रेडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को आप कह सकते हो रेडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो पीएच फूड का कितना है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आपके फूड के अंदर कोई एडिशनल बफरिंग एजेंट डाला तो नहीं गया है। अगर नहीं डाला है तो फूड की बफरिंग कैपेसिटी कितनी है। बफर्स क्या होते हैं, जनरली हम पीएच बैलेंस करने के लिए बफरिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फूड कॉम्पोजिशंस। तो ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं और इस चीज़ की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, रिड्यूसिंग शुगर्स। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर्स यानी वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो कोई ना कोई सब्सटेंस वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ होगी, तो फिर उस चीज़ की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ज़रा इस स्लाइड को देखो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ रॉ मीट की, ठीक है, तो रॉ मीट के अंदर जो
आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है वो -200 में होती है। इस वजह से इसकी देखोगे कि जो रॉ मीट है वो बहुत क्या होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वेरएज जो रॉ मिन्स्ड मीट है, अब देखो मिन्स्ड में क्या होता है कि आपने फूड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, फूड को आपने क्रश कर दिया है। अब फूड को जब आपने क्रश कर दिया तो उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ है प्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की, वो डीनेचर हो जाते हैं। तो उस चीज़ की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो +225 में जाता है। इस वजह से जो रॉ मिन्स्ड मीट है वो ज़्यादा ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू रॉ मीट के। रॉ मीट की जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक हो सकती है, वेयर एज जो आपके रॉ मिन्स्ड मीट होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो रॉ मीट से भी बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब अगर वो उसकी 2 घंटे है तो इसकी 1 घंटा होगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। बार्ली, इसकी जो ये होती है क्या कहते हैं EMV, यानी आपका रेडॉक्स पोटेंशियल, वो कितना मिली वोल्ट होता है तो +225। स्पिनच का कितना होता है +74। लेमन का कितना होता है +383। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन यानी जनरली जो रेडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए बैक्टीरिया के लिए वो कितना होना चाहिए, तो एरोब्स के लिए +300 से 500 मिलीवोल्ट्स तक का होना चाहिए। यानी जब इतना यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एरोबिक बैक्टीरियाज में जैसे आपके बैसिलस हो गए, स्यूडोमोनास हो गए, फंगस और मोल्ड्स आपके जो आ गए ईस्ट मोल्ड्स, इनको कितने रेडॉक्स पोटेंशियल इनका होना चाहिए तो +300 से +500 तक। वेरएज जो फैकल्टेटिव्स हैं, फैकल्टेट का मतलब चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी ग्रो करेंगे। तो इनके लिए जो इनका रेडॉक्स पोटेंशियल है वो +100 से +300 मिलीवोल्ट तक होने चाहिए। एंटेरोबैक्टीरियसिए और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है एनेरोब्स। एनेरोब्स यानी इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इनकी जो जनरल वो है रेंज रेडॉक्स पोटेंशियल की वो -250 से लेके +100 मिलीवोल्ट तक की होती है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ इसके एग्जाम्पल देखो, हमेशा ध्यान में रखना कि जो क्लोस्ट्रीडियम है ना वो एनेरोब्स में आता है। तो जो आपके पैकेज फूड्स होते हैं उन पैकेज फूड्स के अंदर क्लोस्ट्रीडियम की ग्रोथ सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो। क्लोस्ट्रीडियम हो गए आपके, लिसेरिया मोनोसाइटोजीन्स हो गए, ये सब आपके देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले, और प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नहीं है, जितनी है उतनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाहर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लिख के ले लो आप। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। जैसे कि आपको मैंने एकदम लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर मैं बात करूँ टर्म्यूरिक की, तो उस टर्म्यूरिक के अंदर कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो कर्क्यूमिन क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो अगर आप किसी फूड के अंदर हल्दी डालते हो, ठीक है, तो वो फूड जो आपका है वो थोड़े लंबे समय तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट जो कर्क्यूमिन है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और आप जनरली देखोगे जितने भी स्पाइसेस हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो आपके नमक हो, चाहे वो आपके पेपर हो, कोई भी हो जाए, ठीक है, उन सब के अंदर एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और इस वजह से उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत लंबे समय तक होती है एज़ कम्पेयर टू योर अदर फूड्स, ठीक है। उनकी जो सब्सटेंस है वो ऐसे सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस, हर किसी को क्या करते हैं, रोकते हैं उनके ग्रोथ से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कौन कौन से हैं। तो आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, ये डीप रेड पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट इज योर डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन, टैनिन, कैप्सिनॉइड्स, एलिसिन, कर्क्यूमिन, लाइसोजाइम एंड फिनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जिसमें से ये 3 जो हैं, इस 3 को आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। आपका कैप्सेसिनॉइड्स, एलिसिन और कर्क्यूमिन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, बस आप इन 3 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से पहले भी पूछे गए हैं। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स जनरली फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन क्या पीनट्स के अंदर पाया जाता है और एस्परजिलस फ्लेवस की ग्रोथ को ये रोकता है। टैनिन्स किस में पाए जाते हैं, तो आपके मिंट में पाए जाते हैं और पीनट्स में पाए जाते हैं। एस्परजिलस पैरासिटिकस, इसकी ग्रोथ को ये क्या करता है, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रोकते हैं।
कैप्सेसिनोइड्स जनरली पेपर, जो आपके पेपरिकाज वगैरह आते हैं, मिर्ची आप समझ सकते हो, इन शॉर्ट मिर्ची समझ लो, ठीक है, काली मिर्च ये आपकी होती है, ठीक है। तो पेपर के अंदर कैप्सेसिनोइड्स प्रेजेंट होता है जो कि साल्मोनेला और स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट इज योर एलिसिन। एलिसिन जनरली गार्लिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये जो एलिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। वेरएस जो आपके करक्यूमिन्स है ये हल्दी के अंदर पाया जाता है और ये साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी, साल्मोनेला टाइफी के तीनों कैटेगरीज उनकी ग्रोथ को रोकता है। लिसेरिया मोनोसाइटोजीन्स के ग्रोथ को ये क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट इज योर लाइसोजाइम एविडिन। एविडिन आप कहाँ देख सकते हो, तो एविडिन आपको एग में देखने को मिलता है। जनरली ये जो एविडिन है ये एंटी माइक्रोबियल तो है ही, इस एविडिन बायोटिन को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने से भी रोकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है, कि जो आपका बायोटिन है, एग का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एज एन एंटी न्यूट्रिएंट के तरीके से काम करता है और वो किस चीज़ के कंजम्पशन को ह्यूमन बॉडी में रोकता है। तो एविडिन बायोटिन के कंजम्पशन को ह्यूमन बॉडी में रोकता है, ठीक है। तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है, इस एविडिन को हमें थोड़ा सा डीनेचर करना होता है। तो लाइसोजाइम एविडिन ये एग के अंदर पाया जाता है और ये क्लेब्शियला निमोनिया और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के ग्रोथ को रोकता है। अब ग्रोथ को रोकता है मतलब इन शॉर्ट समझ लो ये फूड अपने आप में ही इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है कि ये बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं और ये खुद से खराब नहीं होते हैं। एटलीस्ट क्लेब्शियला निमोनिया और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा जैसे बैक्टीरियाज एग को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके हैं फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये पोमोग्रेनेट पील्स, यानी जो पोमोग्रेनेट है उसकी पील के अंदर फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो आपका पोमोग्रेनेट है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका और नोटबुक में प्रॉपर तरीके से इन सबको एकदम बनाते हुए चलना, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके लिए एग्जाम के आखिरी टाइम्स में। नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्या, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। यहाँ से आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स स्टार्ट होते हैं। अभी तक जितने भी हमने देखे थे वो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे। इंट्रिंसिक यानी फूड के खुद के कंपोनेंट्स या फूड के खुद के ऐसे प्रॉपर्टीज जो बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो प्रमोट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं। बट इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं ये है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, आप कह सकते हो, यानी ये फूड से इनका लेना देना कुछ नहीं है। अब जैसे कि सबसे पहला है आपका टेम्परेचर इफेक्ट, यानी स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर। जब आप आपका फूड प्रोसेस कर लेते हो उसके बाद जब आप इनको स्टोर करते हो तो स्टोरेज के टाइम पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ आपके फूड के अंदर हो सकती है। अब ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या फिर वो आप कह सकते हो कि जो बैक्टीरिया का सरवाइव करने का पीरियड है वो ये है, यानी टेम्परेचर वाला। मीजोफिलिक जो बैक्टीरिया, अगर आप लो टेम्परेचर में इसको स्टोर कर रहे हो तो साइक्रोफाइल्स ग्रो होने के चांसेस है। हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हो तो थर्मोफाइल्स ग्रो होने के चांसेस है। आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हो तो मीजोफाइल्स ग्रो होने के चांसेस है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जनरली करता क्या है, इनहिबिट भी करता है और प्रमोट भी करता है, दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। जनरली जो आपके टेम्परेचर के इफेक्ट्स देखे गए हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस पे देखे गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रूट है, अगर उस फ्रूट की आपने ब्लांचिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, ब्लांचिंग कर रखी है, तो ब्लांचिंग अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज डीनेचर हो जाता है, ठीक है। जब ये डीनेचर हो जाता है तो आपका जो फूड है वो काला नहीं होता है, यानी वहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को टेम्परेचर ने रोक दिया। यानी आपने ब्लांचिंग कराई है, ठीक है, बॉइलिंग से कम टेम्परेचर रखा है और फूड्स या कोई भी आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको आपने ट्रीट किया है तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज डीनेचर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखो, इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को लेकिन प्रमोट भी करता है, साथ साथ में आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। जैसे आपका लो टेम्परेचर है तो इस लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर में जो आपके थर्मोफाइल्स हैं, ठीक है, थर्मोफाइल्स और जो आपके मीजोफाइल्स हैं, मीजोफाइल्स, ये ग्रो नहीं होंगे। लेकिन जो आपका लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे जो आपका साइक्रोफिलिक बैक्टीरियाज हैं, लो टेम्परेचर पे जो आपके साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है
इनकी ग्रोथ तो हो जाएगी यहाँ पे, भले से प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रेजेंट ना हो, लेकिन स्टोरेज के टाइम पे इनकी ग्रोथ वहाँ पे हो सकती है। वेराज प्रमोट कैसे करता है, जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे साइक्रोफाइल्स, अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे साइक्रोफाइल्स तो ग्रो करेंगे नहीं, साइक्रोफाइल्स ग्रो नहीं करेंगे, आपके मीजोफाइल्स भी ग्रो नहीं करेंगे, मीजोफाइल्स भी आपके यहाँ पे इनहिबिट हो जाएंगे। वेयर एज इस हाई टेम्परेचर के अंदर जो आपके थर्मोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स, ये थर्मोफाइल्स तो ग्रो करेंगे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए तो वो तो ग्रो कर ही जाएंगे। साथ साथ में आपके जो थर्मोड्यूरिक्स हैं, ठीक है, थर्मोड्यूरिक, वो भी ग्रो कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर का और क्या इफेक्ट देखा गया है, तो इट अफेक्ट्स द न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन। अब अगर आपके फूड के अंदर का न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन इम्बैलेंस होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, जब हम एक फूड को स्टोर करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये फूड ने खुद से अपना यानी फूड के अंदर खुद से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ है, उसके खुद के प्रॉपर्टीज़ को लेके बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया है। ये जो टेम्परेचर है ये बाहरी एक क्या है, बाहरी एक आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बाहरी फीचर है जिसकी वजह से फूड के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ देखो, साइक्रोट्रॉप्स, मीजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। साइक्रोट्रॉप्स क्या होता है, कोल्ड लिविंग बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 0 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव करते हैं। जनरली स्यूडोमोनास और इलेक्ट्रोकोकस, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोकोकस, स्यूडोमोनास एंड एंटेरोकोकस स्पीशीज़ की ग्रोथ कम टेम्परेचर पे होती है। मीजोफाइल्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक का, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिली है। साल्मोनेला, शिगेला, स्टाफाइलोकोकस और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इस तरीके के बैक्टीरियाज आपके यहाँ पे ग्रो होते हैं। वेराज जो आपके थर्मोफाइल्स हैं, उन थर्मोफाइल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उनकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 45 डिग्री से अबव है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 50 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस का है। और क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस या फिर जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, इस बैक्टीरिया को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से एक अलग टॉपिक है जो कि अभी आप एक स्टार मार्क करके लिख लो वहाँ पे, कि ये जो बैक्टीरिया ना, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, ये ऐसा स्पोर है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या कर सकता है, झेल सकता है। इस वजह से जब ऑटोक्लेविंग हम करते हैं तो ऑटोक्लेविंग की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे ऑटोक्लेव के अंदर सर्वाइव कर पाया है या नहीं कर पाया। अगर तो ये बैक्टीरिया जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस उस ऑटोक्लेव के बाद भी आपके किसी भी चीज़ के अंदर पाया गया, फॉर एग्जांपल आपने मीडिया एक बनाया है, उस मीडिया को आप स्टराइल कर रहे हो, तो स्टराइल करने के लिए आप ऑटोक्लेव करोगे। ऑटोक्लेव करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। अगर ये बैक्टीरिया आपके उस मीडियम के अंदर पाया गया तो समझ लेना कि जो ऑटोक्लेव था वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये जो आपका है जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, ये आपका एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट, फॉर चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोक्लेव। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्लियर है कि टेम्परेचर्स के बेस पे बैक्टीरियाज किस तरीके से क्लासिफाइड है। नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपको पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी ये जो है आपके एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, और वो ह्यूमिडिटी अगर आपके फूड के वाटर एक्टिविटी से कम हुई तब तो कोई फ़ायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका फूड एकदम ड्राई है, और जब आपने आपके फूड को स्टोर किया तो आपके एनवायरनमेंट में नमी थी, तो उस नमी को आपके फूड ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपका फूड जो है वो सॉगी बन गया है। तो इस चीज़ की वजह से आपका जो फूड है, उस फूड की वाटर एक्टिविटी बढ़ गई, अब वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, समझे।
तो यानी जो आपका फूड है, फूड ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। कहाँ से एब्जॉर्ब किया, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया। अब आपके इस फूड की वाटर एक्टिविटी, ठीक है, AW लिखते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, वाटर एक्टिविटी हाई हो गई, इंक्रीज हो गई। वाटर एक्टिविटी इसकी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब इंक्रीज होने के बाद इस केस में यहाँ पे आपके फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको माइक्रोबियल ग्रोथ आप देख सकते हो। क्यों, क्योंकि पहले तो आपका फूड ड्राई था, उसकी जो वाटर एक्टिविटी थी वो कम थी, बट अब यानी उसका मॉइस्चर कंटेंट कम था आपके फूड का। मॉइस्चर कंटेंट भी आप कह सकते हो कि कितना पानी अवेलेबल है, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कम था, लेकिन एनवायरनमेंट से उसने क्या किया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर कंटेंट बढ़ गया, अवेलेबल वाटर बढ़ गया। अब माइक्रोब्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे फ्री फॉर्म ऑफ वाटर मिल गया, वहाँ पे उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो ये होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इस तरीके से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके माइक्रोबियल ग्रोथ में अफेक्ट करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपका क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर गैसेस, यानी आपके सराउंडिंग में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है, या फिर अगर आपने आपके फूड को पैक करके रखा हुआ है तो उस पैकेज फूड के अंदर कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चिप्स वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब नाइट्रोजन के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज जो सरवाइव नहीं कर सकते वो तो कभी ग्रो नहीं करेंगे, बट ऐसे बैक्टीरियाज जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए, एनेरोब्स या जो आपके फैकल्टेटिव्स हैं, या माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज जो हैं, ऑक्सीजन के कमी की वजह से वो बैक्टीरिया तो वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो कोई एक फैक्टर किसी दूसरे के ग्रोथ को भी क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। इसे हम एक्सप्लिसिट फैक्टर कहते हैं। थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है, पहले हम ये कवर कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका CO2 है, आपका NO2 है, या आपके ऑक्सीजन है, ये कभी कभी क्या करते हैं, सराउंडिंग में अगर आपके हैं तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को, जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ है, इसके बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। आपका जो O2 के साथ साथ जो आपके O3 हैं, ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, नॉट ऑक्सीजन, जो आपका ओजोन है, ये ओजोन भी क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ, आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को और मोल्ड एंड ईस्ट के ग्रोथ को, मोल्ड और ईस्ट के ग्रोथ को भी ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में गैसेस वगैरह प्रेजेंट है तो वो या तो इनहिबिट कर सकते हैं या तो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इनहिबिटरी भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर CO2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे CO2 क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए लीथल होता है। वेरेज ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे अगर CO2 प्रेजेंट है तो आपके एनेरोब्स ग्रो हो जाएंगे। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम होगा, अगर जिसको कम वो चीज़ पसंद है वो वाले बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। तो इसी को हम एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कह सकते हो। एक्सप्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट तो एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। इम्प्लिसिट फैक्टर भी आप कह सकते हो, यानी जो आपका फूड है उस फूड का न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या है, जो पैकेजिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है। जैसे नाइट्रोजन पैकेजिंग है तो वहाँ पे एनेरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वेरेज जो एरोबिक बैक्टीरियाज है वो तो ग्रो करेंगे ही नहीं, तो उसे हम इम्प्लिसिट फैक्टर कहते हैं। तो ये भी आपका एक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड इम्प्लिसिट फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे बैक्टीरियाज जो पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो वो बैक्टीरियाज हाई स्टार्च कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो हो जाएंगे, वेरेज ऐसे बैक्टीरियाज जिनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है कि वो पॉलीसैकेराइड को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, तो उस केस में क्या होता है, वो बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो नहीं होंगे जिसके अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्लियर है ये चीज़। तो और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आपके देखने को मिलेंगे, ज़रूर आप देख सकते हो कि आपका जो
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, वहाँ से आप 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ना। अगर लेक्चर्स में कोई डाउट है तो लेक्चर्स एक बार क्या करो, रिवाइज करके दोबारा से देख लो और कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको कोई और टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो हम उस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, क्लैरिफाई कर देंगे। आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और अपने बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चालू रखिए।